बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। हम फिर एक बड़ा अच्छा लेक्चर डिस्कस करते हैं और इसमें 5 MCQs है। इसमें भी पोलराइजेबिलिटी और फिजान रूल के इर्द गिर्द ये घूमते हैं। तकरीबन 4-5 लेक्चर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं ताकि आपको इसका आइडिया कम्प्लीटली क्लियर हो जाए। तो ओके डियर स्टूडेंट, मैं आज लेक्चर नंबर 38 पे बात कर रहा हूँ और ये भी S&P ब्लॉक एलिमेंट से हैं और ग्रुप नंबर 4 है। तो डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं पहले वो समझ ले। द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड इज, द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड इज। अब सीख ले, आपको जो कंपाउंड नजर आते हैं, कैल्शियम के आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड है, मैग्नीशियम आयोडाइड एंड सोडियम आयोडाइड, तो आपके जहन में बात आएगी कि ये तो ग्रुप नंबर 4 से ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन जो चीज इसमें मांगा गया है, आयोनिक कोवेलेंट नेचर, ये कंपाउंड में जो मांगा गया है, तो ये फिजान रूल के इर्द गिर्द बात हो रही है। तो फिजान रूल जो है वो ग्रुप नंबर 4 में एक्सप्लेन हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ओके डियर स्टूडेंट, इसमें जो एलिमेंट है कौन कौन है? एक है सोडियम और उसके नीचे पोटाशियम है और इसके आगे मैग्नीशियम है और इसके नीचे जो है कैल्शियम है। ये मैं बात कर रहा हूँ केटाइन की। इसके साथ जो एनाइन है वो आपको पता है आयोडीन है। तो केटाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चेंज है। एनाइन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो सब में कॉमन है, एक ही है। तो हम बात करते हैं केटाइन पे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो ये है, बात की है आयोनिक कंपाउंड की। जब आयोनिक कंपाउंड हो तो ये बात याद रखे, आपके पास आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए क्या चाहिए आपके पास? बिग कैटाइन चाहिए और स्मॉल एनाइन चाहिए। तो जितने ये बात हो उतने उस कंपाउंड में क्या होगा? आयोनिक नेचर ज्यादा होगा। उस दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसमें आयोनिक नेचर की तरफ ट्रेंड ज्यादा होगा। अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बिग कैटाइन एंड स्मॉल एनाइन कैसे करते हैं। लेकिन यहां मैं एनाइन पे बात नहीं करूंगा, मैं वो इससे पहले लेक्चर में कर चुका हूं। तो मैं इसमें बात करूंगा कैटाइन पे, ठीक है। तो कीटाइन जो है हमारे पास वो कौन कौन है? वो है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम। सबसे पहले आपको पता है, हमें पीरियोडिक टेबल में पता है, जैसे मैंने ये लिखे हैं ऐसे पीरियोडिक टेबल में भी होते हैं। आपको पता है कि ये पीरियड नंबर में है ऐसे, थर्ड पीरियड, और ये फोर्थ पीरियड में है। और आपको ये भी पता है कि मैं जब पीरियोडिक टेबल में साइज बड़े होने की बात करता हूँ, साइज इंक्रीज होने की बात करता हूँ, साइज इंक्रीज की हम बात करें, तो यहां जब हम आते हैं तो साइज क्या हो रहा है? बिग हो रहा है। और फिर जब यहां हम आ रहे हैं तो फिर साइज बिग हो रहा है। हम साइज इंक्रीज के फेवर में बात करते हैं, साइज बड़े होने के हक में बात करते हैं। तो साइज पीरियोडिक टेबल में इधर जब आप आ रहे हैं पीरियड में तो साइज बढ़ता जा रहा है और फिर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मतलब यह है कि पोटाशियम उन सब में से वो है कि जिनकी साइज सबसे बड़ा है। और अगर पोटाशियम के साइज बड़ा हो, ठीक है, अगर ये बिग कैटाइन हो, तो जब ये आयोडीन से इलेक्ट्रॉन खींचता हो, आयोडीन भी बड़ा है लेकिन सब में चूंकि कॉमन है, सब में एक जैसे है, तो हम उनकी कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो अब पोटाशियम बड़ा है तो इनके न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन काफी दूर होंगे, तो वो ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। ज्यादा जब नहीं खींच सकते हैं तो ये वाला जो आयोडाइड आयन है ये नेगेटिव ज्यादा रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, उनको इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसके बरक्स, पोटाशियम के बरक्स स्मॉल साइज को फेवर करें, ऊपर जाए स्मॉल, फिर ऊपर में इधर आ जाए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज।
और ये मैग्नीशियम +2 में होगा। तो जब मैग्नीशियम +2 में हो, स्मॉल साइज हो, उसको अगर आयोडाइड आयन आप लेकर आते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। जब ज्यादा खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेकर आएंगे। समझ आ रही बात? ये आयोडाइड आयन है। तो अब आपको कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया है मेरे डियर स्टूडेंट। आप जानते हैं कि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है, तो वो नेगेटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, तो ये मोर आयोनिक है। आयोनिक कंपाउंड में चार्ज सेपरेशन ज्यादा होता है, यानी जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही होता है ज्यादा हद तक, और जो नेगेटिव होता है वो ज्यादा नेगेटिव ही होता है काफी हद तक। तो इसलिए आपको पता हो कि ये मोर आयोनिक होगा, अब उसमें वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहता है। लेकिन ये ज्यादा खींच लेता है तो उनको कंप्लीटली नेगेटिव आयन छोड़ के नहीं देते हैं, तो ये इनमें लेस आयोनिक कैरेक्टर होगा। अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम बात कर ले तो क्या पूछा है, द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड इज। तो ये बड़ी जबरदस्त एमसीक्यूज है ये। वैसे मैं जनरली जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ अक्कू बक्कू, जनरली मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो पठान लोग हैं वो जानते हैं। वैसे इधर उधर के जो उर्दू में हम कहते हैं, वैसे इधर उधर के क्वेश्चन ज्यादातर नहीं है, कंसेप्चुअल है कि अगर आप जानते हैं तो जैसे आप देखेंगे तो वही माइंड आपका होगा तो बस कर सकते हैं, और अगर आप जानते नहीं हैं तो फिर तो आप जितना भी उनको ठाम दे दे कर लेंगे तो आखिर में क्या करेंगे, तो कमारेंगे जो भी टिक कर दिया। तो इसमें अब आप डिसीजन ले सकते हैं। हमें हमें ने पूछा है आयोनिक कंपाउंड, तो पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम चूंकि बिग है तो ये सबसे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता है अगर आप थोड़ा गौर करें। कहता है कि द करेक्ट सीक्वेंस, तरतीब आप इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर, यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर की बात हो रही है, इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो मैं यहाँ अगेन ऐसा हल कर दे देता हूँ, बड़ा आसान है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चीजों को सीख ले, केमिस्ट्री बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है, ये रटे मटे वाला नहीं है, सीखना पड़ता है। ठीक है, कुछ छोटे मोटे चीजें तो आप दोस्तों के नाम भी याद करते हैं तो वो भी रटा है, लेकिन सीख ले, इनको समझ ले। तो जब आप समझ लेंगे, और ऐसी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री को, वो मदर सब्जेक्ट है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में ये इन्वॉल्व है। उधर से ये खुराक दे देता है, केमिस्ट्री से खुराक मिलता है उनको, जैसे बायो है, बॉटनी है, या फिजिक्स में भी बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे हैं जहां इसके बगैर नहीं होते। इंजीनियरिंग में फ्यूल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा जो है मटेरियल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा बहुत सारे फील्ड है, वहाँ केमिस्ट्री आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसलिए इनको सीख ले। और वैसे भी अगर आप डेली लाइफ में एवरीडे साइंस के मुताबिक भी जिंदगी गुजारते हैं तो आपको सीसीएस पीएमएस में भी काम आते हैं, जनरल जो उनके कंसेप्ट है। और वैसे अगर आप इन पे अपना माइंड लड़ाए तो आपका आईक्यू लेवल जो होता है वो बूस्टअप हो जाता है। ये चीज़ ज़ाया नहीं होती है कि आप समझ लेंगे कि मैंने केमिस्ट्री सीखी तो आगे तो मैं मेडिकल में नहीं गया। ये बात गलत है, क्योंकि ये आप इंटेलिजेंट जितने बनते हैं, अगर आप आगे जो है पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश क्यों नहीं पढ़े, वो भी पढ़ ले, नो प्रॉब्लम। आपका आईक्यू लेवल जो होगा इतना हाई होगा कि वो समझने में भी आसानी होगी। तो ये बात याद रखे। तो कोशिश करें कि चीज़ों को सीखा करें, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो। तो सीखने की, साइंस सीखना चाहते हैं, कुछ सब्जेक्ट में रटा ज्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन मैं केमिस्ट्री के हवाले से बात करता हूँ, इंतहाई कम है। लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं सीखते नहीं हैं, तो इस वजह से उनको रटा लगते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, इसकी तरफ आते हैं। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए मेरे पास क्या क्या है, पहले लिथियम है, तो मैं इधर अगर ऐसा लिखो लिथियम, सोडियम, और अगले क्या है, बेरिलियम है। तो आप जानते हैं इसके आगे क्या है, बेरिलियम है। अगेन जो मैंने आपको ऊपर वाला तरतीब दिया था, ये इसी तरह है। तो सबसे पहले बात तो ये है, जब जो कंपाउंड बनाए हैं, क्लोराइड बनाए हैं, तो हमें ये भी पता है लिथियम प्लस होगा, सोडियम प्लस होगा, बेरिलियम +2 होगा इन कंपाउंड्स में। लेकिन हम अगर एटॉमिक फॉर्म में ही इनके साइज कंपेयर कर दे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं अगेन उसी तरह बात कर रहा हूं, साइज के अगर हम बात करें इंक्रीज के, तो
तो ये यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो एमंग देम जो भी दिया है इसमें सोडियम सबसे बड़ा है और बेरिलियम सबसे छोटा है। अब जब बेरिलियम सबसे छोटा है तो बेरिलियम इन कंपाउंड्स में ऐसा ही होगा, बेरिलियम +2 होगा। तो जब ये +2 होगा तो मजीद छोटा होगा, और जब ये +2 होगा, छोटा हो जाएगा, तो अब आप डिसीजन कर सकते हैं क्या बेरिलियम छोटा है। बेरिलियम इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा क्लोरीन से, ये देखिए बेरिलियम सबसे ज्यादा खींचेगा। और फिर सेकंड नंबर कौन खींचेगा, लिथियम। और थर्ड नंबर पे कौन खींचेगा, सोडियम। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है यहां मैं कर चुका हूं, वो क्या होगा, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो यहां हमारे क्वेश्चन में कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, उधर हमसे अयोनिक कैरेक्टर पूछा था। तो अब हम कोवेलेंट की बात करते हैं। बताओ शाबा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो सबसे ज्यादा बेरिलियम क्लोराइड होगा, फिर लिथियम क्लोराइड होगा। ये ऑप्शन ढूंढ ली, ये आपको बता रहे हैं। बेरिलियम सबसे ज्यादा है, फिर लिथियम है, फिर क्लोरीन है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डियर स्टूडेंट ये वाला है। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान है, डरना नहीं है, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और एक चीज मैं और भी बताता हूं, खासकर जो एफईसी के स्टूडेंट है और जो बीएस से अभी 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 फ्रेश फारिग है, उनके लिए बात है। क्योंकि आपने भी आगे पढ़ाना है तो पहले सीखना होगा। तो आप कोशिश करें, 20 के दौरान लोग वैसे जल्दी जल्दी में डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कमियां होते हैं। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को आते आते उनके 7-8 साल लग चुके होते हैं, ठीक है, जब वो चीज़ों को सीख लेते हैं प्रॉपरली। तो कोशिश करें कि चीज़ों को सीख ले। और फायदा क्या है, एक चीज अगर आप सीख लेना तो वही सीखने वाली चीज आपको कहीं और टॉपिक में वो हेल्प करता है, आपको रास्ता खोल लेता है, रास्ता बता देता है, दरवाजा खोल लेता है, तो बता देता है। लेकिन अगर आपने यहां उनको गोल मरोड़ करके आगे गए हैं तो वहां दोबारा फंसेंगे, वो दोबारा आपको हार्डल होगा। तो इसलिए सारे स्टूडेंट को मैं कहता हूं, जो 20 लेवल है या उसके आगे लेवल का है, टीचिंग कर रहे या जो एफईसी लेवल के है, तो ये चीजें कोशिश करें किसी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है। द मेजर ऑफ द इज विद विच इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज डिस्टॉर्टेड इज कॉल्ड। बड़ा सिंपल है, अगर आप थोड़ा कोशिश करें। ये कह रहा है कि अगर ये आपके पास एनाइन है, क्या चीज है, एनाइन नेगेटिव है, यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये आपके पास एक और एनाइन है लेकिन छोटा है, ठीक है। अब देखिए, सुने समझे, आपके पास दो एनाइन है, ये दोनों एनाइन है। मैं अगर इसको केटाइन ऐसा करीब कर दूं, सपोज ये मैंने उनको लेकर आया, और इतना केटाइन जितना मैंने यहां लेकर आया है उतना केटाइन यहां भी लेकर आता हूं। अब आप देखिए, जो ये बड़ा एनाइन है, बड़ा, तो पहले ये समझ ले, जो एनाइन बड़ा हो उसके आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होंगे, दूर होंगे। जब दूर होंगे तो इन पे होल्ड कम होगा। जब होल्ड कम होगा, अगर उन इलेक्ट्रॉन को कोई इधर खींचते हैं या उधर खींचते हैं, बगाड़ लाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब करते हैं, तो कर सकते हैं। मैं अगर अपने आप में मिसाल दे दूं, अगर मुझसे कोई चीज दूर हो, सपोज यहां हो, कोई इनको अगर इधर रोटेट करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो इजीली रोटेट करेंगे। लेकिन अगर वही चीज मेरे कंट्रोल में हो, यहां हो, तो फिर अगर कोई इधर इधर उधर कर लेंगे, इधर ले जाएंगे या इधर ले जाएंगे, तो डेफिनेटली अब उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उधर ले जाए। पहले ज्यादा मुझसे दूर हो तो उनको ज्यादा लेकर जा सकते हैं। तो इसी तरह बड़े एनायन जो है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ या दूसरे तरफ ले जाना आसान होता है। और जब ये आसान होता है तो डियर स्टूडेंट, आप फिर जानते हैं, इनको देखिए ना, ऐसा लेकर गया, लेकिन इनको अन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं अब ये कह सकता हूं, ये मोर पोलर बन गया। क्या बन गया, मोर पोलर। ये एनायन की हम बात करते हैं, मोर पोलर। और ये वाला क्या बन गया, लेस पोलर। अब आप देखें, ये जो मोर पोलर बन गया, ठीक है, तो पोलर बन जाने की जो सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी। क्या कहते हैं,
पोलराइज एबिलिटी। तो पहले आपको ये चीज क्लियर हो तो फिर मुश्किल क्या चीज है। तो पोलराइज एबिलिटी वो एबिलिटी है जो किसी आयंस में, किसी एटम्स में, किसी मॉलिक्यूल में वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। एक तरफ थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, दूसरा तरफ थोड़ा नेगेटिव आ जाता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। नाउ कम टू द क्वेश्चन, बड़ा आसान है। द मेजर ऑफ द ईज, वो आसानी जिनको से हम मेजर करते हैं कि कितना आसान है, विद विच, जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन है उसके चार्ज को एक तरफ ले जाते हैं या अगली तरफ, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को एक तरफ ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तो खुद चार्ज है, एक तरफ ले जाते हैं या दूसरी तरफ। तो ऐसे डिस्टॉर्टेड यानी डिस्टर्ब करते हैं एक तरफ। तो ऐसे एबिलिटी को क्या कहते हैं, ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। गलत है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, उनकी अपने पैमाना है। दूसरी बात है पोलराइजेबिलिटी। नो, यस यस, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की सलाहियत, एबिलिटी, यस ये जवाब है। तीसरा कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हासिल करना है। और अगला कहता है डिसोसिएशन एनर्जी, नो इसमें तो ब्रेक होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, इस पे बात करते हैं। अच्छा, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिकॉन, सिलिका, सिलिका SiO2, ठीक है, सिलिका का एम्पेरिकल फार्मूला SiO2 है। दी हाइब्रिडाइजेशन इन ऑक्सीजन एटम इज, तो मैं आपको एक लेक्चर में समझा भी चुका था। सिलिका जो है ये SiO2, ये जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला है। और इनका माइक्रो मालिक सॉरी बड़ा मालिक्यूल, मैक्रो मालिक्यूल जो है वो इस किस्म का है, ये। और फिर सिलिकॉन और फिर ऑक्सीजन, ये थ्रू आउट कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ठीक है, ये थ्रू आउट कनेक्टेड होते हैं। इसमें ऑक्सीजन है, यहां सिलिकॉन है। अगर देखिए इधर, इधर ऑक्सीजन है फिर सिलिकॉन है, ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और इनके बीच में ऑक्सीजन। तो इस तरह ये थ्रू आउट कनेक्टेड होता है। अब इनसे अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला बनाना चाहे, ये बड़ा मालिक्यूल होता है, मैक्रो मैक्रो मालिक्यूल है, पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक। तो देखिए मैं अगर इस सिलिकॉन के इर्द गिर्द बात करूं या किसी भी सिलिकॉन के इर्द गिर्द बात करूं, तो इस सिलिकॉन के इर्द गिर्द यहाँ जो ऑक्सीजन होगा, यहाँ है, ये है, ये है। तो देखिए ये ऑक्सीजन 50% इसका है, 50% इसका है। तो अगर ये ऑक्सीजन 50% इसका है, ये भी इसका 50% है, ये भी इसका 50% है, ये भी ऐसा है, तो फिर इस सिलिकॉन के जो अपने बनते हैं वो कितने बनते हैं? वो 2 बनेंगे। अगर 4 50% है उनके, तो 50% मीन उनके हाफ उनके है। अगर ये मार्कर 4 है मेरे पास, इनके 50% ये मेरे है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 2 मेरे हो गए, ये 2 किसी और के हैं। तो सिलिकॉन के पास 2 ऑक्सीजन है, तो इसलिए हम इनको ऐसा लिखते हैं। तो पहले तो इनका स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। दूसरी बात यह है, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन पे मैं डिटेल बात करूंगा जब मैं थ्योरेटिकल क्लासेस लूंगा, केमिकल बॉन्डिंग में, चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर, तो वहां मैं बात डिटेल करूंगा। लेकिन अभी ये बता रहा हूं कि हर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं और 2 इनके पास लोन पेयर है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही है जैसे वाटर में है, जैसे अल्कोहल में है, जैसे ईथर में है। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ऐसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है। अब इनको समझना है, इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं, लेकिन इनको समझना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी जो है डिस्टर्बेंस, आप इनको सोच ले, एनालाइज करें, क्लिक करें। देखिए मैंगनीज बॉन्ड बनाता है नाइट्राइड के साथ, नाइट्रोजन -3 आयन के साथ, सल्फर -3 आयन के साथ, फास्फोरस -3 के साथ और फ्लोराइड आयन के साथ। तो कहते हैं किसके साथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? मोर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां लिखूं, क्लियर कर दूं क्वेश्चन नंबर 5 को,
तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास कौन है? नाइट्रोजन है, आगे कौन है? सल्फर है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है। तो मैं इनका पीरियोडिक टेबल में पहले इनका पोजीशन आपको पता हो। नाइट्रोजन और फ्लोरीन ये एक ही पीरियड में है। ये नाइट्रोजन हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ, ये फ्लोरीन हुआ। अब सल्फर एंड फास्फोरस, आपको पता है नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन है। अब कौन सा वाला इनमें नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन पे हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। अब आप देख ले, आपको पता है ना कि जब हम उधर जा रहे थे तो साइज कम हो रहा था, इधर मैं लिख चुका हूं, तो इधर साइज कम हो रहा है, इधर साइज बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जब इधर साइज बढ़ रहा है तो ऊपर वाले में ये सेकंड पीरियड है, 2 शेल होंगे और नीचे वाले में 3 शेल होंगे। तो सबसे पहले बात तो यह है, नीचे वाले की साइज बिग है ऊपर वाले से, इसमें 3-3 शेल है। अब इन दोनों में जब बात करते हैं तो फास्फोरस का साइज बड़ा है। तो जब फास्फोरस का साइज बड़ा है, अब ये भी बात करते हैं, एक तो इनका एटॉमिक फॉर्म में इनका साइज बड़ा है, दूसरी बात ये है कि देखिए फास्फोरस जो है उन पे -3 है और सल्फर जो है -2 है। तो जब फास्फोरस -3 हो तो देखिए ना, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ली हैं एक्स्ट्रा और सल्फर ने 2 ली हैं। इसका पेरेंटल साइज बड़ा हो, साइज एटम का, जब एक इलेक्ट्रॉन ले ले बड़ा हो जाएगा, अगला ले ले और बड़ा हो जाएगा, अगला ले ले और बड़ा हो जाएगा। तो ये तो और भी ज्यादा बढ़ गया। जो साइज बढ़ाने के फैक्टर है वो हमने इंक्रीज कर दी, तो अब इनका साइज बड़ा हो जाएगा और इनका साइज छोटा होगा मजीद। तो जब फास्फोरस का साइज बड़ा है, अब आप थोड़ा अप्लाई करें। मैं अगर इनके करीब केटाइन कर दूं, केटाइन तो मैंने सबको एक दिया है, कौन दिया है? मैंगनीज +2 दिया है, जिसको हम कहते हैं मैंगानस आयन, मैंगानस आयन। तो जब मैं मैंगानस आयन को यहां लेकर आऊं, तो मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट दिया है डियर स्टूडेंट। देखो ये बड़ा एनायन हो, छोटा एनायन हो, तो बड़ी एनायन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचे जा सकते हैं। तो जब इनसे ज्यादा खींचे जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपने दरमियान की तरफ लेकर आते हैं, कोवैलेंट नेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए ये वाला जो है, ये फास्फोरस जो है, ये जो आयन है वो ज्यादा सबसे कोवैलेंट कैरेक्टर बनाएंगे। तो आपसे पूछा भी है कोवैलेंट कैरेक्टर का, तो लिहाजा आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है ये वाला। ओके डियर स्टूडेंट, मैं चीजें ये इसलिए जोर देता हूं, अक्सर 13 साल हो गए मैं एकेडमीज में पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे एक अफसोस से कहना पड़ता है कि स्टूडेंट डे बाय डे गिर जाते हैं, नालायक बनते जा रहे हैं। वो जो मोबाइल के इस्तेमाल ज्यादा है, सोशल कम्युनिकेशन वगैरह है, कुछ नकल का रुझान ज्यादा है, कुछ शॉर्टकट पाकिस्तान के लोग ढूंढते हैं, ये सारे फैक्टर, मैं नेगेटिव फैक्टर नहीं बयान करूंगा लेकिन इसलिए बयान करता हूं ताकि आप इस्लाह कर सके। तो देखिए आप जब जितना भी अकेडमिक्स के टेस्ट दे आप ईटा मॉडल टेस्ट वगैरह वगैरह देते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल टेस्ट में जाते हैं तो आपको कुछ नए नए किस्म के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन की कमी नहीं है, हमारे पास लाखों में है एमसीक्यूज, लेकिन जो मेन कंसेप्ट होते हैं उनको ग्रिप में ले लो और फिर इन पे प्रैक्टिस करो। मैं अभी यही फिजान रूल पे बात करता रहूंगा, चेंज करता रहूंगा क्वेश्चन को, कंपाउंड को, तो क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। और फिर इनको कोवेलेंट आयोनिक कैरेक्टर से दूर ले जाऊंगा, यानी किसी और फैक्टर पे मैं बात करूंगा, पोलराइजिंग एबिलिटी पे बात करूंगा, पोलराइजिंग पावर पे बात करूंगा, ये सारा फिजान रोल है। और फिर जब इसमें आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर की बात हो तो फिर सॉल्युबिलिटी के साथ लिंक करूंगा, क्योंकि आयोनिक प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कोवेलेंट के कम है, तो उसकी तरफ लेकर जाऊंगा। और फिर जब आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इनको मैं डिस्कस करूंगा, ionic and covalent, then we can correlate with thermal stability। तो आयोनिक थर्मल ज्यादा स्टेबल है, कोवेलेंट कम है, तो उसकी तरफ लेकर जाता हूं। तो आपको बगैर डेटा के मैं क्वेश्चन दूंगा कि इसमें कौन सा थर्मल स्टेबल है, उसमें कौन सा सॉल्युबल है, पोलराइजिंग पावर किसकी है, पोलराइजेबिलिटी किसकी है, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट है, कौन सा मोर लेस कोवेलेंट है, कौन सा मोर आयोनिक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, खत्म नहीं होते हैं। और जैसे एमसीक्यूज कंपाउंड चेंज करते हैं वही चीजें उन पे अप्लाई करते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्ट को गेन करें, चीजों को सीखें, हमेशा सीखने की कोशिश करें,
साइंस में। तो फिर आप जितना जितना आगे उसी सब्जेक्ट में जा रहे हैं ना, वो आसान होता जा रहा है। और ऐसे जो लोग डराते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल है, जिस स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, और स्कूल लेवल में वो टीचर था, ऐसा था, वो था, ये था, और आम लोगों से जो एजुकेटेड लोग हैं, वो केमिस्ट्री जब आप कहते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, ओ केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल था। तो ये सवाल इसलिए लोग कहते हैं कि इनको नीचे लेवल में सही गाइडलाइन नहीं मिलता है, या स्टूडेंट का वो लगाव नहीं बनाया होता है टीचर ने, या शॉर्टकट के जो लोग है, स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर तलाश में है कि बस पेपर को पास करना है, बस ऐसे नंबर लेना है। थोड़ा सीखने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप इनमें रास्ता पाओगे, आप इसमें कामयाबी पाओगे। ओके, मैंने बातें ज़्यादा की, लेकिन ये आपके लिए बेहतर है। अल्लाह आपको कामयाब करे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।